चैप्टर 125 इग्नोर। आरवी अम्यांश के रूम के पास आती है और सीधा गेट खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि अम्यांश का दोनों पैर कपड़ों से बंधा होता है और वह अपना सर नीचे झुकाए बेड पर बैठा हुआ था। आगे उसे इस तरह देख आरवी तुरंत अम्यांश के पास गई और उसे अपने गोद में उठाकर बैठाते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाकर बोली, व्हाट हैपेंड बेटा। वही अम्यांश ने जब किसी का छुवन महसूस किया तो उसे गुस्सा आया और वो उसे धकेलना वाला ही था, तभी उसे आरवी की आवाज आई, इसलिए वह चुपचाप उसके सीने में सर छुपा लिया। तभी आरवी अपने हाथों से उसके पैरों की रस्सियां खोलती है और उसे प्यार से उसके बाल को सहलाने लगी और फिर धीमे से पूछी, बताओ न बेटा, किसने तुम्हें बांधा। जिस पर अम्यांश धीमे से बोला, डैडी के कहने पर अरहान ओबेरॉय ने बांधा। वही शिवाय जो गेट पर ही था। तभी उसे अम्यांश की बात सुनाई दिया और उसके पैर वहीं पर जम गए। इधर अम्यांश की बात सुनकर आरवी को भी शिवाय पर गुस्सा आया, लेकिन वो अपना गुस्सा अम्यांश के सामने नहीं उतारना चाहती थी, इसलिए वो धीरे से बोली, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। जिस पर अम्यांश बोला, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने अरहान ओबेरॉय से मिल्क का बोतल मांगा और उस वक्त डैडी फोन से अरहान ओबेरॉय से बात कर रहे थे तो उन्होंने सुन लिया कि मैं बोतल वाला मिल्क पीना चाहता हूँ। जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि वो हमेशा ही मुझे ग्लास से दूध पीने के लिए कहते हैं। अम्यांश की बात सुनकर आरवी के हाथों की मुट्ठियां कस गई और वो अपने मन में बोली, कैसे बाप हैं, दोनों एक नंबर के कसाई हैं। भला इतना छोटा बच्चा ग्लास से मिल्क कैसे पिएगा। इधर शिवाय ने जब अम्यांश की बात सुनी तो उसका हाथ डोर पे कस गया और वो मन में बोला, जो लड़का खुद बोतल से बदले ग्लास से मिल्क पीता है, ये कहकर कि वो छोटा बच्चा नहीं है और आज ये इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। उस पर से मैंने कब बिग ब्रो से बात किया और इस पिद्दी के पैरों को बांधने के लिए बोला। ये सरेआम झूठ बोल रहा है। इतना सोचकर वो अपनी सर्द नजरों से अम्यांश को घूरने लगा। जब अम्यांश को अपने ऊपर किसी का सर्द नजर महसूस हुआ तो वो थोड़ा सा सर घुमाकर गेट की तरफ देखता है, जिससे उसकी नजरें सीधा शिवाय के सर्द नजर से मिला तो वो धीरे से एक कुटिल स्माइल पास कर दिया, जिससे शिवाय के हाथों की मुट्ठियां काश गईं। तभी उन दोनों के कानों में आरवी की आवाज गई, तुमने कुछ खाया बेटा। जिस पर अम्यांश धीरे से नमे सिर हिला देता है तो आरवी उसे गोद से उतार कर बेड पर बैठाते हुए बोली, मैं अभी जल्दी से तुम्हारे लिए मिल्क को लेकर आती हूँ। और फिर वह जल्दी से कमरे से निकल जाती है। उसने एक नज़र शिवाय पर भी ध्यान नहीं दिया कि वो उस रूम के सोफे पर बैठा हुआ है। उनके जाने के बाद शिवाय सोफे से खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर सीने पर लगाकर घूरते हुए अम्यांश को देखने लगा। तभी अम्यांश बोला, व्हाई आर यू स्टेयरिंग मी। जिस पर शिवाय अपने रौबदार आवाज में बोला, आज से 15 दिन तक तुम वाइफी के पास नहीं रहोगे। शिवाय की यह बात सुनकर अम्यांश जल्दी से बेड से उतरा और शिवाय के पैरों से लिपटते हुए बोला, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। जिस पर शिवाय अपने भवें उचकाकर पूछा, ऐसा क्यों। जिस पर अमान्य बोला, मैं अब कभी मम्मा को यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा कि आप मुझे उनसे दूर कर पाओगे। जिस पर शिवाय सिर्फ इतना बोला, जो मैं कहता हूँ वो होकर रहता है। उसकी बात सुनकर अम्यांश अपना सिर उठाकर उसे घूर कर देखने लगा, लेकिन शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी आरवी अचानक से रूम में आई और देखी कि दोनों बाप बेटे एक दूसरे को जानलेवा नजरों से घर रहे हैं। अब तक शिवाय ने अम्यांश से अपने पैर छुड़ा लिए थे। वही आरवी जल्दी से अम्यांश के पास आई और उसको गोद में उठाकर मुंह में मिल्क का बोतल डालते हुए बोली, इसे फिनिश करो। जिस पर अम्यांश बोतल को दूर कर देता है। जिस पर आरवी बोली, क्या हुआ, अभी तो तुम्हें भूख लगी थी। तो अम्यांश पप्पी सा फेस बनाकर बोला, मम्मा क्या आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो आरवी मुस्कुराते हुए बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है। भला मैं तुमसे दूर क्यों रहूंगी।
जिस पर अम्यांश खुशी खुशी मिल्क पीने लगा और फिर अपने मन में बोला, अभी तो शुरुआत है मिस्टर शिवाय राजपूत। धीरे धीरे देखो मैं कैसे मम्मा को आपसे दूर करता हूँ। वो सिर्फ मेरी है और मेरे पास ही रहेगी, सिर्फ मुझे प्यार करेगी और किसी को नहीं। इतना बोलकर वह मुस्कुराते हुए मिल्क पीने लगा। जब वह मिल्क पी लिया तो आरवी उसके सर को अपने कंधे पर रखकर उसके पीठ को थपथपाते हुए कमरे में घूमने लगी। थोड़ी देर में वो नींद की आगोश में चला गया। उसके सोते ही आरवी उसे बेड पर लेटा है कर उसे चादर ओढ़ाती है। तभी शिवाय, जो कब से देख रहा था कि आरवी उसे इग्नोर कर रही है, वह जल्दी से आरवी के बाजू को पकड़कर बोला, मुझे तुमसे बात करना है। तो आरवी बिना कुछ बोले उसके साथ चलने लगी। शिवाय उसे अपने कमरे में लाया और उसके हाथ को छोड़कर बोला, क्यों इग्नोर कर रही हो? जिस पर आरवी बिना कुछ बोले इंटरकॉम पर कॉल करती है और मेड को खाना लाने के लिए बोलती है। वही शिवाय उसकी हरकत देख अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, व्हाट हैपन वाइफी? लेकिन आरवी ने कुछ नहीं बोला। तभी गेट का बेल बजा तो वह जल्दी से गेट खोलती है तो सामने मेड खाना लेकर खड़ी थी। तो आरवी बोली, इतना जल्दी डिनर बन गया था? तो मेड मुस्कुराते हुए बोली, यस मैम। वह क्या है न, पूरी फैमिली रायजादा मेंशन में है और वहीं से डिनर करके आएगी और यहाँ पर सिर्फ बड़ी मेम और बड़े सर हैं और उन्हें दवाई लेना था, इसलिए जल्दी हमने डिनर बना दिया। तो आरवी बिना कुछ बोले खाना का प्लेट उठाती है और कमरे में आकर सीधा जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं। अभी वह खाने का एक निवाला मुंह में डालती उससे पहले ही शिवाय जल्दी से सोफे पर आया और आरवी को उठाकर अपने गोद में बैठा लिया और फिर बिना कुछ बोले प्लेट से एक निवाला उठाकर आरवी के मुंह में डाल देता है। ऐसी ही वह बार बार आरवी को खाना खिलाता। जब आरवी ने देखा कि वह सिर्फ उसे खाना खिला रहा है, खुद नहीं खा रहा है, तो वह धीरे से एक निवाला उठाकर शिवाय की ओर बढ़ा देती है। शिवाय एक नज़र उसे देखता है और फिर वो खा लेता है। थोड़ी देर में उनका खाना हो गया तो वह दोनों हाथ मुंह धो लिए। तभी आरवी बोली, मुझे नींद आ रही है, इसलिए फ्रेश होकर सोने जा रही हूँ। और फिर वह जल्दी से क्लोजेट में जाकर पिंक क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स उठाकर बाथरूम में घुस जाती है। वही शिवाय अपने मन ही मन सोचा, यह मुझे बार बार इग्नोर क्यों कर रही है। तभी उसका ध्यान खुद के कमरे पर गया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके कमरे का बेड, जो कि पहले काफी चौड़ा होता था, वह नहीं था। बदले में एक ऐसा बेड था जिसमें दो इंसान एडजस्ट करके सो सकते हैं। तभी उसकी नज़र सोफे पर गया, जिस पर सिर्फ दो ही आदमी बैठ सकते हैं। यह सारी चीज देखकर उसका दिमाग सनक गया और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वह सीधा जानकी जी से मिलने का सोचा। तभी उसे याद आया कि जानकी जी घर पर नहीं है, तो वह अपने गुस्से को दबाते हुए के सीधा क्लोजेट में गया और अपना कपड़ा चेंज करके एक लोवर और टी शर्ट पहन लिया। कपड़े चेंज करने के बावजूद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि उसका सर बहुत ज्यादा दर्द करने लगा। लेकिन वह अभी गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि आरवी भी रूम में थी और ये भी नहीं चाहता था कि उसके सिर दर्द के बारे में आरवी को पता चले। इसलिए वो जैसे तैसे खुद को गुस्से और दर्द को कंट्रोल किया और रूम में आकर सोफे पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। चैप्टर 126, साथ में सोना। इधर आरवी वॉशरूम से आई तो देखा कि शिवाय सोफे पर आंखें बंद करके बैठा है, तो वह हैरान रह गई और अपने मन में बोली, आज तक जब भी मैंने इसे देखा है, हमेशा काम करते ही देखा है, लेकिन आज इसे क्या हो गया जो इस तरह बैठा है। फिर वह उसे इग्नोर करके सीधा बेड पर जाकर लेट जाती है। तभी उसको भी ध्यान आता है कि पूरे कमरे में सोफे और बेड चेंज हो गए हैं। फिर वो सारी चीजों को इग्नोर कर देती है, यह सोचकर कि शायद फर्नीचर पुराना हो गया हो। तभी उसके मन में क्या आया, वो एकदम से शिवाय की तरफ देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि शिवाय के सर की हरी नसें दिख रही थी और साथ साथ उसके गर्दन का भी।
उसे इस हालत में देखकर आरवी जल्दी से बेड से उठती है और शिवाय के पास आकर बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो तुम रेस्ट करो पहले। जिस पर शिवाय अपनी बंद आंखें खोलता है तो आरवी देखती है कि उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी है। तभी शिवाय बोला, आई एम फाइन, और जाओ तुम सोवो। तो इस बार आरवी बिना कुछ बोले शिवाय के हाथ को पकड़कर खड़ा करके अपने साथ खींचकर बेड पर ले जाकर लेटाते हुए बोली, मैं जो एक बार बोलती हूँ वो तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम ऐसे ही लेते रहो, मैं अभी आती हूँ। और फिर वह जल्दी से कमरा खोलकर बाहर निकल जाती है। उसके बाहर निकलते ही शिवाय जल्दी से बेड से खड़ा हुआ और अपने सर को पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, कंट्रोल शिवाय कंट्रोल। जब उसे कंट्रोल नहीं होता है तो वह बेड पर ही मुक्का बरसाने लगता है। फिर भी उसका सर दर्द कम नहीं हो रहा था, इसलिए वह जल्दी से ऋषभ के पास कॉल लगाया और बोला, आज मेरा सर दर्द इतना बढ़ क्यों गया है? जैसे ही ऋषभ ने सुना हुआ परेशान भरी आवाज में बोला, बिग बॉस, क्या आपने नशा किया या फिर गुस्सा किया या फिर गुस्सा दबाने की कोशिश की? क्योंकि अभी वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय फोन काट देता है। तभी उसे याद आता है कि आज उसने लगभग 5 से 6 सिगरेट भी पी लिया और अभी गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसका सर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तभी उस रूम के अंदर आरवी आती है तो शिवाय को परेशान हालत में देखकर उसे पर चिल्लाते हुए बोली, मैं बोल कर गई था ना तुम्हें सोने के लिए, फिर इस तरह क्यों खड़े हो? और फिर जल्दी से उसे बेड पर बैठा कर बोली, ये पी लो। जिस पर शिवाय बोला, यह क्या है? तो आरवी बोली, काढ़ा है जड़ी बूटी का। जिस पर शिवाय बोला, जब दवाई असर नहीं करता तो यह जड़ी बूटी क्या काम करेगा? जिस पर आरवी बिना कुछ बोले अपने हाथ से उसके मुंह को खोलकर गिलास को उसके मुंह में डाल देती है, जिससे मजबूरन शिवाय को कड़ा पीना पड़ता है। काढ़ा पिलाने के बाद ग्लास को साइड में रखकर आरवी शिवाय को लेटाकर उसके ऊपर चादर ओढ़ाते हुए बोली, सो जाओ। थोड़ी देर में इस काढ़े का असर होगा और तुम्हारा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तभी शिवाय बोला, तुम कहाँ सोओगी? तो आरवी इधर उधर देखती हैं। तभी शिवाय बोला, तुम बेड पर सो जा, मैं सोफे पर एडजस्ट कर लूंगा। जिस पर आरवी चिल्लाते हुए बोली, मुंह बंद करो, जो कहा है वह करो। तो शिवाय भी जिद करते हुए बोला, अगर मैं सोऊंगा तो तुम कहाँ सोओगी? क्योंकि तुम तो मेरे साथ बेड पर सोओगी नहीं। अभी वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आरवी दूसरी तरफ से आकर उसके बगल में लेटते हुए बोली, अब ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करके सो जाओ। तो शिवाय एक हाथ से आरवी के हाथ को पकड़कर आंखें बंद कर लिया। वही आरवी की अब सारी नींद भाग चुकी होती है। वह बस एक तक सीलिंग को घूरते हुए मन में सोची, तुम्हें ऐसा बीमारी कहाँ से हुआ? और फिर वह एक नज़र शिवाय को देखती हैं और धीरे धीरे उसके थोड़ा और पास आकर उसके फेस को ऑब्जर्व करने लगती है। थोड़ी ही देर में शिवाय को नींद आ गया। वही आरवी अभी तक शिवाय को ही देख रही थी। तभी शिवाय नींद में ही अपने एक हाथ को बढ़ाता है और आरवी को कमर से पकड़कर अपने ऊपर लेटा लेटा है। उसकी इस हरकत देखकर आरवी हैरान हो जाती है और वह खुद को छुड़ाने को सोचती। तभी उसे याद आया कि शिवाय का अभी क्या हालत था, इसलिए बिना कुछ बोले वह भी उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गया। मैंने कल प्रॉमिस किया था 60 कमेंट आने पर आपको दूसरा वीडियो दूंगी, लेकिन एक ही लोग कमेंट करके 60 कमेंट पूरा दिए और बाकी लोगों ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए मैं अपसेट हूँ। चैप्टर 127 अंजलि बंसल ग्रेट साइंटिस्ट और डॉक्टर रायजादा मेंशन। सारे ओबेरॉय फैमिली और रायजादा फैमिली इस समय रायजादा मेंशन के हाल में बैठी हुई थी, सिर्फ विक्रम जी और रागिनी जी को छोड़कर। तभी कृष्णाकांत दादू बोले, केशव बताओगे तुम लोगों को हुआ क्या है? कब से आए हो? डिनर भी हो चुका लेकिन तुम लोग अब तक चुप हो, कुछ हुआ है क्या? उनकी बात सुनकर केशव जी बोले, नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ है। तो सावित्री जी बोली, वो तो तुम लोग को देखकर ही पता चल रहा है।
जब से रागिनी बहू आई है तब से वह कमरे में ही है और साथ साथ विक्रम भी। अब बताओ क्या हुआ है। तभी उन लोगों के कानों में रागिनी जी की आवाज गई जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, और उनके पीछे पीछे विक्रम जी। रागिनी जी की आंखों को देखकर लग रहा था वह बहुत रोई है। तभी रागिनी जी नीचे आकर बोली, मुझसे पूछिए माँ। जिस पर सावित्री जी बोली, बहू अब तुम ही बताओ, यह लोग तो कुछ नहीं बताने वाले। जिस पर रागिनी जी बोली, आज हमें मॉल में अंजलि मिली। जिस पर सावित्री जी बोली, ये अंजलि कौन है। तो सब रागिनी जी को देखने लगे जैसे वह भी जानना चाह रहे हो कि वह कौन है। लेकिन जानकी जी को इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वह बिना इमोशन के दूसरे साइड खड़ी थी। तभी रागिनी जी बोली, मेरी जुड़वा बहन अंजलि बंसल। यह नाम सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। तभी अरिताज जी आगे आते हुए बोले, लेकिन उसने तो बंसल फैमिली को 30 साल पहले ही छोड़ दिया था। जिस पर रागिनी जी बोली, वही तो मुझे भी जानना है, आखिर 30 साल से उसने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, कहाँ थी, क्या कर रही थी, कोई नहीं जानता। और फिर 30 साल बाद आकर उसने मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया। जिस पर सावित्री जी बोली, कैसा बिहेवियर। तो रागिनी जी वो सारी चीज जो मॉल में हुआ था वह बता देती हैं। यह सब सुनते ही सावित्री जी के पैर लड़खड़ा गए। तो कृष्णकांत दादू उन्हें संभाल लिए और बोले, अरे वह ऐसे ही बोल दी होगी, तुम लोग टेंशन मत लो। जिस पर सावित्री की बोली, अरे ऐसे कैसे टेंशन ना ले, एक समय में वह इस घर की दूसरे बेटे की होने वाली बीवी थी। जिस पर कृष्णकांत दादू उन्हें चुप करवाते हुए बोले, भूलिए मत, हमारे लिए मर गया है हमारा दूसरा बेटा। उनकी बातें सुनकर किसी भी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बड़े लोग सब समझ रहे थे कि कृष्णकांत दादू क्या बोल रहे हैं। तभी सबके कानों में अरहान की आवाज गई, लेकिन जितना हम लोगों ने अंजलि बंसल का नाम सुना है, वह अपने समय में एक ग्रेट साइंटिस्ट और डॉक्टर थी। लेकिन आज जिस हालत में वह हमसे मिली थी वह उनके पहचान से बिल्कुल अलग था। तभी रिधम बोला, क्या वो सच में एक जीनियस साइंटिस्ट थी या फिर ये एक महज अफवाह है। उनकी बात सुनकर जानकी जी जो कब से अलग खड़ी थी वह सर्द आवाज में बोली, जो भी तुम लोगों ने अंजलि बंसल के बारे में सुना है वह बिल्कुल सच है, और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग उनसे कोई दुश्मनी बोलो, अंडरस्टूड। उनकी इतनी सर्द आवाज सुनकर सारे बच्चे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि हमेशा से ही जानकी जी बड़ी प्यारी आवाज में बोलती थी, लेकिन आज उनकी आवाज में एक अलग रौब था। तभी रागिनी जी जानकी जी के पास आकर बोली, जानकी क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंजलि ने आज मेरे साथ गलत व्यवहार किया। जिस पर जानकी जी ने कुछ नहीं बोला तो रागिनी की बोली, अरे मैं भी क्या गलतफहमी पाली हो कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी, बल्कि वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी एक टाइम पर। उन्होंने इतना ही कहा था। तभी जानकी जी चिल्लाते हुए बोली, शट अप, और एक लफ्ज नहीं। और फिर वह राम जी की ओर मरते हुए बोली, आप चल रही हैं ओबेरॉय मेंशन कि मैं अकेले ही चली जाऊं। इतना बोलकर वह रायजादा मेंशन से निकल गई, उनके पीछे पीछे राम जी भी। धीरे धीरे सारी ओबेरॉय फैमिली भी निकल गया और रायजादा फैमिली के लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए। कृष्णकांत दादू का कमरा। सावित्री जी बेड पर बैठी हुई थी और उनके आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। तभी कृष्णकांत दादू गुस्से में बोले, आप उस नालायक के लिए रो रही हैं। उसने हमारे परिवार का नाक कटवा दिया। उसकी वजह से रुचि की जान जाते जाते बची। बचपन में अंजलि के साथ उसकी शादी फिक्स हुई थी। उसने बिना एक नज़र अंजलि को देखे ही उसे रिजेक्ट कर दिया और एक बार डांसर से शादी किया। क्या आप अभी भी उसके लिए रोएगी? उनकी बात पर सावित्री जी अपने आंसुओं को पूछते हुए बोली, आप उसमें लाख बुराइयां निकाल दीजिए, लेकिन मत भूलिए उसके अंदर आपका खून है। विक्रांत रायजादा मेरा बेटा। 20 साल हो गए उसे देखे हुए। 20 साल से तड़प रही हूं उसको देखने के लिए। इतना बोलकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली।
वही कृष्णकांत दादू के भी आंखों में नमी तैर गई और फिर अपने मन में बोले, काश उसने रुचि को मारने की कोशिश ना की होती, काश उसने अंजलि से शादी कर ली होती, तो आज हमारे साथ रहता, उसके भी बच्चे अब तक बड़े हो गए होते। लेकिन उन्होंने तुरंत अपना ख्याल झटका और कमरे का लाइट ऑफ कर दिया।